नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ। मानसिक मानसिक अक्षमता यानी कि मेंटल डिसेबिलिटी क्या होती है। अभी पहले जिस अक्षमता को मानसिक अक्षमता को हम मेंटली रिटार्डेड करके बात करते थे, ये एक उसको नाम दे रखा था। अभी उसको गवर्नमेंट की टर्मोलॉजी में उसे चेंज करके हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कह दिया है, या मल्टीपल डिसेबिलिटी में भी उसको हम ले लेते हैं, आईडीडी भी बोल देते हैं कई बार। तो इस तरह से इसका जो इसको पहचानने का तरीका है कि आजकल इसको किस टर्म में बोला जा रहा है, तो हम मेंटली डिसेबिलिटी ना बोल के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको मानसिक अक्षमता ही बोलेंगे। आज हम बात करेंगे, जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने बात करी थी कि हम क्या क्या सिचुएशन होती है, किस तरह से इसका डिटेल था। लेकिन अभी हम जब बात करेंगे तो हम इसको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, और कितने तरह से हम इसको पहचानते हैं, और जब काम करा जाता है इस फील्ड पर, इस तरह के बच्चे पर, तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए। ये हमारे एक, आप जो पढ़ रहे हैं विषय, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रशिक्षक हैं या वो छात्र हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है जानना कि एक बच्चे के, जब हम उस पर काम करते हैं तो कितनी तरह से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, कितनी तरह से हम उस पर काम कर सकते हैं, और फिर कितना आउटपुट आएगा उस बच्चे पर, ये डिपेंड करता है कि आपने उस बच्चे पे कैसे कैसे और किन किन क्षेत्रों में काम किया है। ठीक है, तो बात करते हैं बौद्धिक विकलांगता या मानसिक मंदता की। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे, ये बात होगी कि इसको वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है। तो बेसिक बेसिक जो मोटा मोटा मैं बता रही हूँ आपको कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, इसके वर्गीकरण को। सबसे पहले हम लेते हैं मनोवैज्ञानिक कारण, उसके बाद शैक्षणिक वर्गीकरण, उसके बाद चिकित्सा वर्गीकरण, और फिर सहायता की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। कि पहले तो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण हो गया, जिसमें बच्चे का आईक्यू आ जाएगा, किस लेवल के आधार पर वो किस किस कैटेगरी में है। ठीक है, इसके बाद शैक्षणिक वर्गीकरण के, जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण हमने किया है, मनोवैज्ञानिक एनालिसिस किया है, जिसके आधार पे उसको आईक्यू मिला है, जितना आईक्यू हमने उसमें जांचा है, पता चला है हमें, उसके आधार पर उसका शैक्षणिक वर्गीकरण भी हो रहा है। तो शैक्षणिक हम उसको क्या क्या दे सकते हैं सुविधाएं, किस किस लेवल तक हम उसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर चिकित्सकीय वर्गीकरण। चिकित्सीय वर्गीकरण में रीजन क्या रहे, क्या किन कारणों से बच्चे को प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो सब हम बात करेंगे, और इसके साथ ही क्या क्या उपचार हो सकते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। सहायता की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण, इन बच्चों को जब वर्गीकरण चल रहा है तो आईक्यू के बेस के आधार पर, शैक्षणिक वर्गीकरण के आधार पर, चिकित्सा के वर्गीकरण के आधार पर इनको क्या क्या नीड्स हैं, इनकी आवश्यकताएं क्या हैं, और उन आवश्यकताओं के आधार पर हम इन्हें क्या और किस लिए और किस क्षेत्र में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में देखिए, इसका जो मेन वर्गीकरण है, इसको जो बांटा है हमने, चार भागों में बांटा है इसको आईक्यू के आधार पर। आईक्यू लेवल अगर 50 से और 69 तक है, 50 to 69 है, तो उसको हल्की बौद्धिक अक्षमता हम कहेंगे, यानी कि माइल्ड लेवल का बच्चा है वो। और उसको हम माइल्ड कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो नॉर्मल से थोड़ा ही डिफरेंट है। ठीक है, नॉर्मल और स्लो लर्नर से थोड़ा सा डिफरेंट है वो, लेकिन उस पर काम किया जा सकता है। अभी हम डिटेल में जब बात करेंगे तब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे काम और किस किस क्षेत्र में हो सकता है। अगर बच्चे का आईक्यू लेवल 35 से और 49 तक है, तो उसे हम मध्यम बौद्धिक क्षमता में डालेंगे, यानी कि मॉडरेट मेंटल डिसेबिलिटी में आप डालेंगे उसे। अगर बच्चे का आईक्यू 20 से 34 के बीच है तो गंभीर बौद्धिक अक्षमता होती है, यानी कि उसके ब्रेन के साथ ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता है, और वो बच्चा ज़्यादा, हम उस पर कोई भी इस तरह के प्रशिक्षण और अब ज़्यादा डिटेल में काम नहीं कर पाएंगे, उसकी लिमिटेशंस है काम करने की। ठीक है, और बिलो 20 तो गहन बौद्धिक अक्षमता है,
जो ये इन बच्चों पे किसी तरह का काम नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोफाउंड में चले जाते हैं। ठीक है, सीवियर, यहाँ पे जब बात हम कर रहे हैं गंभीर बौद्धिक अक्षमता की, तो सीवियर बच्चे, इनको सीवियर बोलते हैं हम। सीवियर बच्चों पे ही काम बहुत लिमिटेड एरिया में होता है, ज्यादा खुल के काम नहीं कर सकते जितना हम माइल्ड वाले बच्चों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, और गहन में तो आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनकी केयर करते हैं और जो उनका ट्रीटमेंट चलता है उसी उसके आधार पे उनको जीवन जीना होता है। अब इनको हम डिटेल में लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण में जो हमने 4 कैटेगरी रखी है आईक्यू के आधार पे, उससे हमें क्या क्या उस बच्चे के बारे में जानकारी मिल सकती है, और फिर शैक्षणिक स्तर पे हम देखेंगे उसके साथ क्या किया जा सकता है, किस क्षेत्र में काम किया जा सकता है। ये बच्चे लगभग 85% बौद्धिक अक्षमता इस श्रेणी में आती है, और औसत बच्चे का मानसिक विकास 50% से 75% तक होता है। ठीक है, उन्हें सहायता, और इन बच्चों को सहायता और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इंडिविजुअल भी होती है और ग्रुपिंग में भी होती है, डिपेंड करता है कि बच्चे का लेवल कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल आईक्यू कैसा है, ईक्यू कैसा है, इमोशन लेवल पे कैसा है, वो सेंसरी कैसे है उसके, वो सारा एरिया देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं। कुछ हद तक स्वतंत्रता के लिए सामाजिक समायोजन और सहायता की हमेशा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन बच्चों को इस तरह की हेल्प चाहिए होती है हमेशा। दैनिक जीवन की गतिविधियों में ये आत्मनिर्भर होते हैं या इनको किया जा सकता है, दोनों बातें। जो बच्चे हैं वो ठीक है, जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है, अपने बाल बाल बांध लेता है, कपड़े पहन लेता है, अपने आप माइल्ड कैटेगरी का है, कपड़े पहन लेता है, शूज पहन लेता है, लेकिन उसको ट्रेंड किया है। ठीक है, सुसु पॉटी चला जाता है, खाना खा लेता है, लेकिन खाना बिखेर के खाता है, लेकिन खा लेता है, एटलीस्ट खा लेता है। तो वो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देने के बाद ये बच्चे अपना काम कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये बच्चे अपने फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर जो इनके होती हैं वो ठीक होती हैं। कुछ बच्चों की अच्छी होती है, कुछ बच्चों की वीक होती है, तो उस पर काम करना पड़ता है। इन बच्चों पे मल्टीपल एरियाज में काम होता है, जैसे ओटी में भी आप सेशन ले रहे हैं, स्पीच भी इनकी थोड़ा सा गड़बड़ होती है तो स्पीच सेशन ले रहे हैं, फिर इसका अलग से वो मेडिकल का इनका अलग चलता है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट। तो ये इस तरह से मल्टीपल एरियाज में काम होता है इन बच्चों पे। शैक्षणिक और सामाजिक कौशल विकसित कर सकते हैं हम इन बच्चों में, शैक्षणिक और सामाजिक कौशल विकसित कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मेरे स्टूडेंट की बात करूं, तो मैंने उस स्टूडेंट को मैनर्स में सिखाया था कि आप जब पढ़ रहे हैं, आप अब जब एक्टिविटी कर रहे हैं तो गाने नहीं गाने हैं। उसने 15 to 20 डेज रेगुलर उसको जब बोला गया, बताया गया, रोका गया गाने से, तो उसने गाना छोड़ दिया। अब क्लास में गाना नहीं गाता, वो बाहर जाएगा, बाहर खड़ा है घर के और किसी एरिया में खड़ा है तो गाना गा सकता है, गाता है, लेकिन वो क्लास में, मेरी क्लास में नहीं गाता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, मैंने जब उसको बोला कि जब भी हम खांसी करते हैं, जब भी हमें छींक आती है, तो मुंह पे हाथ लगाना चाहिए। उसको हमने 15-20 दिन ट्रेंड किया। अब उसको ऑटोमेटिकली जब भी वो खांसी होती है, उसके हाथ में रुमाल होता है तो वो रुमाल रख लेता है, नहीं तो अपना हाथ लगा लेता है मुंह पे। तो इट मीन्स ट्रेंड किया तो हमें उसे समझ में आया। क्लास में बैठे नाक में उंगली नहीं देनी है, मुंह में उंगली नहीं देनी है, तो ये सब चीजें ट्रेंड करते करते धीरे धीरे उसको सीखने में आ गई, अब उसके व्यवहार में वो शामिल हो गई। तो इस तरह से हम ठीक उसको कर सकते हैं, शैक्षणिक और सामाजिक कौशल धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इन बच्चों के फाइन मोटर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती इन बच्चों की। तो सबसे पहले इनको जब आप अदर एक्टिविटीज हो गई हैं, स्पीच हो गया बच्चे का, अब आप उसको एकेडमिक पे ला रहे हैं, तो सबसे पहले इनका पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी करवानी चाहिए। पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती, वो बच्चे फिर आगे जाके उनको स्पीड में दिक्कत आती है, कॉपी का एंगल कैसा है, पेंसिल का एंगल कैसा है, ये सब चीजें आपको एक पेरेंट्स को और टीचर को देखना चाहिए। ठीक है, हम उसको ठीक करवा सकते हैं इस लेवल पे। कक्षा 6 तक शैक्षणिक कौशल का अध्ययन कर सकते हैं। ये जो बच्चे होते हैं क्लास 6 तक तो ये स्कूल में चल जाते हैं, लेकिन वो भी जब चलेंगे तो फर्स्ट सेकंड तक चला लोगे आप, लेकिन उसके बाद ये फिर बैक होने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्पीड में काम हो रहा है, वहाँ एक पर्टिकुलर सिलेबस है जिसको पूरा करवाना है, कंप्लीट करवाना है। लेकिन यहाँ पे इन बच्चों पे जब हम काम करते हैं, इसलिए स्पेशल एजुकेटर की जरूरत भी पड़ती है, तो एक ही चैप्टर को कम से कम 3 या 4 दिन लेना पड़ता है, जबकि वहाँ पे इतने समय में 2 चैप्टर हो जाते हैं स्कूल में। तो वहाँ थोड़ा सा ये पिछड़ जाते हैं, फिर भी ये प्राइमरी तक तो कैसे तैसे चल जाते हैं। इसके बाद इनको इंडिविजुअल स्टडी की आवश्यकता होती है, जो
कुछ पेरेंट्स प्रोवाइड करवा देते हैं तो बच्चे आगे तक 12th तक चले जाते हैं। जब प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो ये बच्चे बैक रह जाते हैं। तो जब एजुकेशन नहीं हो रही है तो उनका सोशल एरिया भी इफेक्ट होता है। ठीक है, और जब सोशल एरिया इफेक्ट होता है तो उनका कम्युनिटी में सरवाइव करना, वो सब चीजें इफेक्ट होती हैं। ठीक है, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इन बच्चों को व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अच्छे से प्रशिक्षित किया जा सकता है। मेरे पास एक बच्चा आता है, मैंने उसको 14 ईयर्स के बाद 15, 16, 17 3 साल उसको मनी कॉन्सेप्ट सिखाया। आज वो पूरा अपना बाजार से सामान ले आता है, अपना खरीदारी कर लाता है, मम्मी के साथ बाजार जाता है, सब्जी खरीदने जाता है, पैसे देता है, पैसे लेता है, गिन के पूरा हिसाब किताब कर लेता है। ठीक है, तो वहाँ एक अच्छा अचीवमेंट है उस बच्चे के लिए। घर वाले भी खुश हैं कि ठीक है, अभी ये यहाँ पे हिसाब किताब संभाल रहा है तो आगे जाके भी थोड़ा बहुत अच्छा कर लेगा। शिक्षित बनाया जा सकता है इसे, शिक्षित भी माना भी जाता है समाज में, इनको शिक्षित मानते हैं कि हाँ ये बच्चे शिक्षित हो सकते हैं, इसलिए हम प्रयास भी कर सकते हैं। इनकी स्पीच अच्छी हो सकती है, कुछ बच्चों में दिक्कत आती है, क्योंकि भारत में तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हर पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम में भागता है कि मेरे बच्चे को आए चाहे नहीं आए कुछ भी इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाना है मुझे, जबकि इंग्लिश मीडियम उसके लिए बोरिंग सेक्टर बन जाता है तब जब घर में इंग्लिश, आपके एनवायरनमेंट इंग्लिश का नहीं है, उस बच्चे के लिए बोरिंग बन जाता है, क्योंकि स्कूल का वो घर पे अप्लाई नहीं करता, घर का वो स्कूल पे अप्लाई नहीं करता। स्कूल में लिमिटेड सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, लिमिटेड एनवायरनमेंट है, घर पे बहुत बड़ा और वाइड एरिया है बातचीत करने के लिए, तो वहाँ पे वो इंग्लिश यूज नहीं हो रही है, हिंदी यूज हो रही है, लेकिन बच्चे जहाँ जा रहे हैं स्पीच सीख रहे हैं वहाँ पे उनको मिक्स लैंग्वेज में शब्द बताए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा बेटे शूज पहन लो, ठीक है, आपने तो बोल दिया शूज पहन लो, लेकिन उस बच्चे को दो भाषाएं मिला के बनाना नहीं आता सेंटेंस, इसलिए वो फिर वहीं तक सीमित है, मम्मी ने कह दिया मैंने पहन लिया, उसको ये बोलना नहीं आएगा अच्छा मम्मी मैं शूज पहन लेता हूँ, क्योंकि उसको नहीं पता ये शूज जो वर्ड है इंग्लिश का उसको कहाँ फिट करना है। ठीक है, दूसरी चीज, इंग्लिश में हमारे 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स हैं, और हिंदी में आप आ जाए तो 52 लेटर्स होते हैं, और संस्कृत के भी कुछ मिला लो तो एक दो और बढ़ जाएंगे। तो 26 लेटर आप सिखा के बच्चे को 26 साउंड सिखा के और 52 साउंड वाली भाषा हम सिखा रहे हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है, कहीं ना कहीं वो तुतलाता है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये तब पता चलता है जब बच्चा फ्लो में बोलना शुरू करता है, स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, तो यहाँ इस तरह की ये प्रॉब्लम मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चों में प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आई है। ठीक है, स्कूली शिक्षा में 89% विकसित कर सकते हैं, मतलब 89% तक इनको विकसित किया जा सकता है, लेकिन इनका जो सिलेबस है वो स्लो चलेगा। अब इस इन सिलेबस के लिए आप अभी जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उसमें ये है कि आप अडेप्टिव सिलेबस इन बच्चों के लिए डिमांड कर सकते हैं कि मेरे बच्चे का आईक्यू लेवल ये है, मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, तो ये नॉर्मल सिलेबस नहीं कर पाएगा, इसलिए आप उसे अडेप्टिव सिलेबस दीजिए तो इनका सिलेबस कुछ कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब सरवाइव करवाते हैं कम्युनिटी में नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में, तो वो अलग अलग सिलेबस के आधार पर ना तो टीचर लेवल पे वर्क हो पाता है ना स्कूल लेवल पे वर्क हो पाता है, तो बेसिकली मेहनत इंडिविजुअल टीचर और पेरेंट्स को करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। मध्यम मानसिक मंदता आईक्यू लेवल होता है इनका, इसमें 34 से 49, 34 to 49 आईक्यू होता है। ये जो होते हैं बच्चे लगभग 10% मानसिक मंदता श्रेणी में आती है, मतलब इनके पास दिमाग बहुत ही कम होता है। अतिरिक्त विकलांगताएं भी आपको देखी जाएंगी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज आपको मिल जाएंगी, फाइन मोटर में कमी है, या फिर सीपी बच्चा है, HI बच्चा है इसके साथ। ठीक है, LD MR बच्चे के साथ ये मान के चलिए जब भी वो एकेडमिक में आएगा तो LD तो आएगा ही आएगा, LD प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लर्निंग डिसेबिलिटी आएंगी उस बच्चे को। ठीक है, मानसिक विकास एक औसत बच्चे के 25 से 50% के बीच होता है। वहां पे देखिए हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, उस जगह पे ज्यादा हो रहा था विकास बच्चे का, और यहाँ पे 25 से 50% रुक गया। सीमित भाषण होता है इनका, ये भाषा भी सीमित बोलते हैं क्योंकि आईक्यू लेवल डाउन है,
तो ये अपने दिमाग को ज्यादा यूज नहीं कर पाते। लेकिन संचार आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षित सीखने की दर धीमी होती है, लेकिन ये कर लेते हैं। अपना कम्युनिकेशन आप दूसरों के साथ कर सकते हैं, उतना अच्छा नहीं लेकिन हाँ कर सकते हैं। मोटर समन्वय की इनकी बहुत कमी होती है। मोटर समन्वय या फिर आई कोऑर्डिनेशन, अटेंशन, इन चीजों में बहुत इनको कमी होती है। और प्रशिक्षण जितना माइल्ड को दे रहे थे उससे उससे जस्ट डबल आपको करना पड़ेगा, फिर भी रिजल्ट आपको 60 to 70% आएगा। सामाजिक कौशल ठीक से विकसित नहीं होते इन बच्चों के। ये प्रॉपर अपने आप अपना ना ध्यान रख सकते हैं प्रॉपर, ना ही अपना कोई डेली रूटीन के काम प्रॉपर कर सकते हैं। इनके साथ एक जना हेल्पर इनको चाहिए होता है, चाहे वो मदर हो चाहे वो सर्वेंट। मध्यम मानसिक मध्यता में ही दैनिक दिनचर्या की गतिविधि के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इनको हर चीज छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे ब्रश करना है उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पॉटी जाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हाथ धोने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मुंह पोंछने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो एक जो चीजें हैं वो आप इनको ट्रेनिंग देके और फिर प्रशिक्षित कर सकते हैं। सामाजिक और व्यवसायिक कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो मॉडरेट होने के बाद भी वो उनको हमने जब डेवलप किया धीरे 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 धीरे, तो वो माइल्ड से माइल्ड तो नहीं हो पाए, माइल्ड कैटेगरी में तो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ उसको कई फील्ड में अचीव कर रहे थे, कई एरियाज में अचीव कर रहे थे। ठीक है, तो जब काम करते हैं हम बच्चे के साथ तो हमें लगता है कि हाँ नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है और हम काम कर सकते हैं इसके साथ। प्रशिक्षित पुनर्वास पेशेवरों की नियमित देखरेख में कुछ सरल व्यवसायिक गतिविधियां किया करा सकते हैं। कुछ जैसे आप स्पीच नहीं है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, लैंग्वेज नहीं है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर और दूसरी चीज़ों के लिए आप ओटी पे जाएंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं और दिक्कत आ रही है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसके मेडिकल चेकअप करवाएंगे टाइम टू टाइम। तो ये सब हम व्यवसायिक गतिविधियां होती है जिनको हम टाइम टू टाइम करें तो इन बच्चों में रिजल्ट आता है। गंभीर मानसिक मंदता जिनका आईक्यू 20 से 34 के बीच होता है, इन बच्चों में लगभग 3.5% मानसिक मंदता इस श्रेणी में आती है। ठीक है, मानसिक मंदता इनकी इस लेवल पे रहती है। खराब सामाजिक विकास, खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उनका बौद्धिक स्तर औसत जो होता है वो 4 साल के बच्चे जैसा होता है। अब आप देखिए कितना डाउन आ गया बच्चा। इनका जो लेवल होता है, दिमागी लेवल होता है, वो अगर ये बच्चा मान लीजिए 10 साल का हो गया है, 11-12 साल का हो गया, तो औसत लेवल इसका जो है 4 साल के बच्चे जैसा होगा, बिहेवियर वैसा ही करेगा। ठीक है, गंभीर मोटर और भाषण की, स्पीच की कमी होती है गंभीर इसमें, और मोटर, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर की तो होती ही है। सामाजिक व्यवहार में इनको प्रशिक्षण देना पड़ता है। और आत्म सहायता कौशल जैसे कि खाना, नहाना, शौचालय जाना, इनमें बहुत पिछड़े हुए होते हैं। कई बार मैंने देखा कि बच्चा था 12-13-14 साल के आसपास का, तो उसको सेंसरी इश्यूज थे एमआर के साथ साथ। तो इतना बड़ा बच्चा भी हर कहीं बाथरूम कर देता था, नहीं बता पाता था मदर को। फिर उसे धीरे धीरे ट्रेन किया तो उसको एक कार्ड हम रखा करते थे उसके लिए, तो जल्दी से कार्ड उठा देता था, क्योंकि स्पीच नहीं था उसको अच्छा, तो वो कार्ड उठा देता था कि मुझे वहाँ जाना है। तो वो जो क्लास में असिस्टेंट होती है, बाई होती है, उसको यही कह रखा था भाई इन बच्चों पे इतना ध्यान रखना कि जैसे कार्ड उठाया आप उसको तुरंत लेके जाए। ये आओ, आ रही हूँ, रुक के आऊंगी, इस पे नहीं चलेगा ये बच्चा। ठीक है, तो इनके लिए अटेंडेंट को बोलना पड़ता है कि आप इनको अलग से स्पेशल ध्यान दें। ठीक है, इस समूह के अधिकांश बच्चे या लोग जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों की बहुत देखभाल और देखरेख की आवश्यकता होती है। इनके साथ एक ना एक व्यक्ति, पेरेंट्स या हेल्पर इनके साथ रहता है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा आता है शैक्षणिक मानसिक मंदता। शैक्षणिक मानसिक मंदता जो है, इसमें आईक्यू देखिए 50 to 69 वही है पहले वाला, 35 to 49, 20 to 34 और बिलो 20। अब इसकी जो कैटेगरी है कि जब शैक्षणिक की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, है ना। शैक्षणिक में हम क्या कर सकते हैं, हल्की बौद्धिक अक्षमता, शैक्षणिक मानसिक मंदता, मध्यम बौद्धिक
जो मॉडरेट होती है उसमें हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदता, ये इसमें प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ये शैक्षणिक है, इसमें शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, समझिएगा। माइल्ड कैटेगरी वाले को आप शिक्षा देके प्रशिक्षण दे रहे हैं, साथ में शिक्षा भी दे रहे हैं, और शिक्षा देके उसको कम्युनिटी में सरवाइव करने लायक आप बना सकते हैं। लेकिन जो मॉडरेट कैटेगरी का बच्चा है उसको आप प्रशिक्षण देंगे हर चीज के लिए, तब वो उसको सरवाइव करने लायक बनेगा, लेकिन फिर भी उसको एक हेल्पर की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, वो इस माइल्ड कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। इसके बाद है गंभीर, सीवियर मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा। इसको हिरासत में मानसिक मंदता बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ये सीवियर कैटेगरी होती है। ये बच्चे डिपेंड रहते हैं टोटली, और प्रशिक्षण इनको लेस प्रशिक्षण होता है, बहुत बहुत कम कुछ क्षेत्रों में आप प्रशिक्षित कर सकते हैं इनको। ठीक है, अदरवाइज ये प्रशिक्षण योग्य नहीं होते हैं। और गहन बौद्धिक अक्षमता तो टोटली आपका या तो बेड पे होता है या व्हील चेयर पे होता है, तो वो इतना कुछ भी नहीं करने लायक होता है, उसको सारा दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। इसके बाद आता है, अब शैक्षणिक मानसिक जो मंदता है उसकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बच्चे में कौन कौन सी किस आईक्यू के आधार पर किस किस बच्चे में क्या क्या सिस्टम रहता है। ये जो बच्चे हैं जिनका आईक्यू 50 टू 69 है, यानी कि माइल्ड कैटेगरी के बच्चे, है ना, मनोवैज्ञानिक आधार पर हमने इसको माइल्ड कैटेगरी बोला था। इन्हें पढ़ने और लिखने की और अंकगणित की बुनियादी बेसिक जो प्रशिक्षण होता है, शिक्षा होती है, वो बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा हम दे सकते हैं, और इनमें पढ़ने लिखने और मैथ्स का थोड़ा बहुत कौशल डाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन इनका टेक्निक अलग होता है, इनको पढ़ाने का तरीका अलग होता है। डिसेबल का आपको पता होगा कि एक बार में एक बच्चे को एक कॉन्सेप्ट देना चाहिए। अब हम तो शुरुआती दो डबल कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं कि बच्चे तुम घर में हिंदी बोलते हैं और पढ़ना तुम्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, और इंग्लिश मीडियम भी स्कूल ऐसा होना चाहिए जिसमें हिंदी ना बोली जाती हो। तो डबल कॉन्सेप्ट तो हम उस बच्चे को पहले से ही दे रहे हैं, इसलिए वो कंफ्यूज रहता है हमेशा। और जब आप ज्यादा जबरदस्ती पढ़ाएंगे उसे तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाएगा। मैं ऐसे बच्चे भी देख रही हूँ जो सेकेंड थर्ड क्लास में जाते जाते डिप्रेशन में आ गए। जब तक प्ले वाला सिस्टम चल रहा था क्लास में, प्रेप तक का, फर्स्ट तक का, तब तक तो वो उन्होंने सरवाइव कर लिया। ठीक है, वो भी पीछे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल के बराबर कर गए। मैं माइल्ड की बात कर रही हूँ, है ना। लेकिन जैसे ही उनकी क्लास बड़ी हुई, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हुआ, और वहां उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब ना घर वाले समझ रहे हैं ना स्कूल वाले समझ रहे हैं उसकी प्रॉब्लम। ठीक है, स्पेशल बच्चे के नाम पे उन्होंने अपना एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी उसे, लेकिन वो भीड़ में चल रहा है या चलने लायक बन रहा है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। नियमों के हिसाब से हमें साथ लेके चलना है, तो वो साथ चल रहा है बच्चा, लेकिन वो बच्चा अपने अंतर मन में कितना डिफिकल्टी फील कर रहा है ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये बच्चे, हम इनको बेसिक सिखा सकते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि में औसत 8 से 12 वर्ष के बराबर होती है। अब यहाँ अगर आप रेगुलर काम करते हैं, मैंने 2 या 3 बच्चों के साथ काम किया है, ऐसे 3 बच्चों के साथ काम किया है। अगर मैंने उनके साथ 6-6, 7-7 साल काम किया है, तो वो बच्चा माइल्ड से नॉर्मल कैटेगरी में आ गया और अपना सरवाइव करना सीख गया, और कुछ कामकाज करके कमाने लायक भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन उसके साथ 5 से 6 साल काम हुआ है। इतना लंबा टाइम चलता है इन बच्चों के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी मतलब ओवरऑल अगर मैं एक बात करूं तो फैमिली के अकॉर्डिंग ये बच्चा क्या कर सकता है, इसका फ्यूचर शेप कैसे करना है, ये सब चीजें आपको करने में कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे। आपको ये उसकी फैमिली का बैकग्राउंड, उसकी फैमिली के मेंबर्स का बिहेवियर, उस बच्चे का बिहेवियर, उस बच्चे की स्ट्रेंथ एंड माइनस पॉइंट्स वो आपको पता होना चाहिए, वीकनेसेस पता होनी चाहिए। वो सब कुछ करने के बाद जब ओवरऑल बच्चा निकल के आता है, तो उसका एक फ्यूचर शेप हो जाता है। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको 5 से 6 साल 7 साल लगते हैं, जब तक बच्चे का एकेडमिक भी धीरे धीरे चल रहा होता है। लेकिन ये रेगुलर स्कूल में रेगुलर
किताबें पढ़ के रेगुलर सिलेबस के आधार पर पास नहीं हो पाते हैं। मैं पहले ही एक बात कह दूं, पेरेंट्स इनसे ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं इस विषय में। हाँ, अगर ये कर सकते हैं कि बच्चे को हम प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, स्कूल वो जा रहा है, कोई बात नहीं, नो डाउट, स्कूल में आप भेज सकते हैं, क्योंकि स्कूल में उसको सोशल और इमोशनल और दूसरे सेक्टर पे आपको काम करने के लिए ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी में क्या चल रहा है, बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, फंक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छी हो रही हैं, क्योंकि वहाँ की वो रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा जब उसके स्टडी एकेडमिक का बात आता है, तो एकेडमिक में हम बेसिकली, अगर मैं बात करूँ, तो बच्चे को वो चीज़ें सिखाई जाएँ, क्योंकि नॉर्मल बच्चा जो आजकल पढ़ रहा है, तो उसकी वो 12वीं तक की जो एजुकेशन है वो कहीं काम नहीं आ रही है उसके ज़िंदगी में। ठीक है, जब जीवन में वो एजुकेशन काम ही नहीं आ रही, तो हम उस डिसेबल बच्चे को देके क्या कर लेंगे? तो इसलिए उसको वो बेसिक पढ़ाया जाए जो उसके काम का है। तो हम फिर एक अलग से सिलेबस बना लेते हैं उस बच्चे का, कि इसको लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, जो ज़रूरी है वो सिखाओ पहले। ठीक है, तो इस तरह से इनकी पढ़ाई होती है। इनका आईक्यू 50 से भी ज़्यादा होता है। वे व्यवसाय, ये बच्चे जो होते हैं माइल्ड कैटेगरी के, ये व्यवसायिक कौशल को आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरा एक बच्चा है, कार चलाना सीख गया, कार चलाता है क्योंकि उसको शौक था। इसके अलावा एक बच्चा है, वो प्ले करने लग गया, कोई गेम खेलने लग गया। तो ये व्यवसायिक कौशल आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो दोनों ही क्षेत्र ऐसे नहीं है जिसमें वो व्यवसायिक गतिविधियां आगे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जैसे एक बच्चा आया था मेरे पास, 17 साल का आया था, माइल्ड नहीं था, वो था बच्चा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट था उसको, और पढ़ना आता था उसको, स्पीच नहीं था उस बच्चे में, हेयरिंग लॉस था उसको। लेकिन उस उसका आईक्यू जब मैंने चेक करा तो आईक्यू अच्छा था, सिर्फ उसको शेप नहीं मिला था। उसकी जो दिमाग की ऊर्जा थी, दिमाग का जो लेवल था, उसके अकॉर्डिंग उसको शेपिंग नहीं किया गया था, क्योंकि माता पिता को इतना या तो आता नहीं था या उसकी जानकारी नहीं थी। तो जब मैंने उसको, जब मेरे पास आया तो वो 17 साल का हो चुका था, तो मेरे को नहीं लगता था एकेडमिक में उसको कुछ करवा पाऊंगी और वो कर पाएगा, क्योंकि उसको फिर बेसिक से मुझे लेना पड़ता। उसको सिर्फ कक्का आता है और कॉपी करना आता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसकी, तो फिर मुझे वो विशेषण, सर्वनाम, सब सब कुछ लेना पड़ता। उसको 4 दिन मैंने करवा के देखा, उसको इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो इतने बड़े बच्चे को आप नहीं करवा सकते। तो फिर हमने ये देखा कि अब इसको लाइफ के लिए क्या जरूरी है, तो उसको मनी कॉन्सेप्ट जरूरी था। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बैठने के लिए, कुछ कमाने के लिए, काम धंधा करने के लिए उसको, क्योंकि बॉडी हेयरिंग एड था, तो बॉडी बॉडी से अच्छा था वो बच्चा, लड़का था, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने उसको मनी कॉन्सेप्ट सिखाया। मनी कॉन्सेप्ट में उसने 6 महीने लिए मेरे को सीखने के लिए। 6 महीने में वो पूरा परफेक्ट सीख गया। अभी वो सामान ले आता है अपना, घर का किराया ले लेता है, किराया दे देता है, मतलब किराएदार से लाके पापा को दे देता है। बाजार से पूरा लाना ले जाना, 1000, 2000, 5000, 10,000 का सामान ले आता है, वापस दे देता है पैसे, जो भी लेने देने करने होते हैं। तो उसको सिखाने में मुझे 6 महीने लग गए। तो ये होता है कि फिर अब उसके लिए क्या जरूरी है, उस पर काम करो, बाकी को छोड़ो। तो हमने ऐसे काम किया, मैंने ऐसे काम किया। अब इसके बाद आता है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये देखिए, आप स्टार्टिंग में तो इनको डाल देते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि टीचर्स भी इतना गौर नहीं करते कि बच्चा कितना परसेंटाइल पे बैठ रहा है। तो ये स्कूली शिक्षा में 2 से 3 साल पीछे ही रहते हैं, क्योंकि इनको धीरे धीरे शुरू, जो इनका स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, उसमें इनको बेसिक नॉलेज देने में, बेसिक स्पीच देने में, बेसिक तैयारी करने में आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं। फिर आपका स्कूलिंग शुरू होता है। ठीक है, तो तब तक का बहुत समय निकल जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जागरूक ही 3 साल 4 साल की एज में होता है। 3 4 साल का बच्चा है तब तो उसको लेके भागना शुरू करता है, मेरे पास ये है। होते ही अगर होते ही साल भर के अंदर अंदर मदर्स, पेरेंट्स उस बच्चे को वॉच कर लें, उसको ऑब्जर्व कर लें और उसके डिसेबिलिटी को पता लगा लें, तो उस बच्चे का इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है, इतना अच्छा उसको प्रशिक्षण मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन हमारे यहाँ पे अवेयरनेस देर से आती है पेरेंट्स में, तो उसका वो हानि उस बच्चे को मिलती है। इसके अलावा प्रशिक्षण योग्य मानसिक मंदता, ये जो आईक्यू होता है, जैसे 35 से 50 के बीच का, इसमें इनका जो आईक्यू है, इस आधार पर
इन्हें शिक्षित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रशिक्षण कुछ कुछ क्षेत्रों में दिया जा सकता है। ठीक है, उनकी खुद की डेली एक्टिविटीज जो होती हैं उनके लिए उनको कौशल के लिए तैयार किया जा सकता है। भाषा सिखाई जा सकती है जिससे ये अपनी बातचीत और संचार कर सकें, है ना। अपने खुद के काम होते हैं, खाना, कपड़े पहनना, बालों में कंघी करना, दांतों को ब्रश करना, ये सब काम इनको सिखाने पर सीख जाते हैं। ठीक है, शैक्षणिक इतना ज्यादा नहीं हो पाता है इनका। घिसटते घिसटते अगर आप प्राइवेट भी उसको अगर आप उसको इंडिविजुअल भी पढ़ा रहे हैं स्कूल के साथ साथ, तो एक क्लास को ये 2 बार में करते हैं। मतलब एक जो सिलेबस है इनका वो 2 साल में, 1.5 साल में पूरा होता है। ठीक है, इनकी रेट ये रहती है। प्रशिक्षण योग्य जो यही बच्चे हैं 35 से 50 वाले प्रशिक्षण आईक्यू वाले, शैक्षणिक आईक्यू वाले, इन्हें धीरे धीरे निर्देशों का पालन करना, सरल कार्य करना, मतलब इनको जो सिखाना है तो आप सरल से कठिन की ओर जाएंगे। ठीक है, सरल से कठिन की ओर, और वन एक बार में एक कॉन्सेप्ट देंगे तो ये धीरे धीरे सीख जाते हैं, लेकिन उतने प्रशिक्षित नहीं हो पाएंगे जितना माइल्ड कैटेगरी का बच्चा होता है। छोटे छोटे व्यवसायिक कार्यों में इनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा मेरे पास आता था, 18-19 साल का था, हालांकि उस पर काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ किसी कारणवश। उस बच्चे को मैंने 6-7 महीने 8 महीने प्रशिक्षित करके और कहीं पे उसको एज ए 4th क्लास लगवा दिया था। एमआर बच्चा, माइल्ड टू मॉडरेट वाली कैटेगरी का, उसको समझ आ गई थी अपना बस से आना बस से जाना। उसको ये पर उसको ये था कि 10 रुपए दोगे तो 20 रुपए दोगे तो 10 रुपए उसको वापस लेने हैं और 10 रुपए उसको काटने हैं कंडक्टर को। तो उसको ये पता था, लेकिन 50 का देना है तो वो 30 रुपए 40 रुपए वापस लेगा, उसको ये नहीं पता था। ठीक है, तो वो एक लिमिटेड एरिया था जिसमें उसने वो सीख लिया था। तो ऐसे करके हम छोटा छोटा उसको सिखा सकते हैं बच्चे को। जो बिल्कुल गहन होती है डिसेबिलिटी, जो 25 से नीचे है बिल्कुल ही, ठीक है, वे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाते हैं। जैसे प्यास लग रही है, पानी पीना है, होठ सूख रहे हैं, मुंह सूख रहा है, प्यास लग रही है, लेकिन वो नहीं मांग पाएंगे। भूख लग रही है, रो लेंगे, लेकिन वो बता नहीं पाएंगे कि मुझे भूख लग रही है ना। देखभाल, इनको हमेशा दूसरों के द्वारा देखभाल की आवश्यकता रहती है। इन बच्चों को शिक्षित या प्रशिक्षित बच्चों की तरह ना तो शिक्षित किया जा सकता है और ना ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसी स्थिति होती है कि ये आवासीय व्यवस्था में रहते हैं हमेशा, और उपचार इनको हमेशा दिया जाना चाहिए। इनका उपचार हमेशा चलता है। ठीक है, सी आ रहा है आपका चिकित्सीय वर्गीकरण। मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे कि मैंने जो पहले वाला टॉपिक था उसको बी की जगह सी कर दिया। मैं कोशिश करूंगी अगर रिकॉर्डिंग के बाद में सही हो सकता होगा तो, नहीं तो आप प्लीज समझ लीजिएगा। इस प्रकार का जो वर्गीकरण है मानसिक मंदता से जुड़े कारणों या चिकित्सकीय निदान से संबंधित होते हैं। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे चयापचय या पोषण के कारण। इस समूह में चयापचय में गड़बड़ी होती है ना, और हाइपोथायराइडिज्म और अंतःस्रावी अंतुलन, मतलब जो असंतुलन जो आपकी वो बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, उन हार्मोन्स में असंतुलन हो जाता है, तो उसके कारण भी ये ये बच्चे इस तरह के हो जाते हैं। संक्रमण और नशा, मानसिक मंदता, रूबेला, वायरल संक्रमण माता से बच्चे को भी कई बार हो जाता है। मातृ विकारों, जैसे माँ को ही कोई विकार है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माता सिगरेट और दूसरी अल्कोहल चीजें लेती थी, तो उससे उस बच्चे को आएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माता को ही कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे संक्रमण इन्फेक्शन बच्चे तक को भी पहुंच गया, तो इस कारण से भी ये इस तरह के काम होते हैं। गर्भावस्था में पहले 3 महीनों के दौरान संक्रमण के कारण मस्तिष्क विकृत हो जाता है। अगर स्टार्टिंग की एज में ही जब भ्रूण बन ही रहा है और डेवलप हो ही रहा है, तो उसी दौरान अगर आपकी कोई संक्रमण हो गया माता को, तो वहां पे उस बच्चे को भी जाएगा। जैसे कि रूबेला से मानसिक रूप से विकलांग संतान होने की संभावना बहुत अधिक होती है ना। रूबेला आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर या कहीं किसी और वीडियो पर। आघात और शारीरिक कारण, अब बच्चे को कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को भी चोट लग सकती है और बाद में भी उस बच्चे को चोट लग सकती है। आघात किसी भी तरह का हो सकता है, शारीरिक कारक भी हो सकते हैं बहुत सारे।
मस्तिष्क पर कोई भी चोट या चोट का निशान होता है या चोट लगती है, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं बच्चे, है ना। क्योंकि जन्म के बाद कोशिका संख्या न्यूरॉन्स में कोई और वृद्धि नहीं होती है, इसलिए बाद में किसी भी चरण में इसकी भरपाई नहीं की सकती। बच्चे के जन्म के पहले और बच्चे के जन्म जन्म के बाद में अगर कहीं न्यूरॉन्स में गड़बड़ हो गई चोट के कारण या किसी और कारण, आघात के कारण, तो वो भरपाई नहीं होती है, क्योंकि न्यूरॉन्स जितने होते हैं वही विकसित होते हैं, नया सेल नहीं बनता है ना। न्यूरॉन्स में पुनर्जनन की शक्ति नहीं होती है, इसलिए बार बार जब न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं तो हमेशा के लिए ही नष्ट होते हैं। भ्रूण का मस्तिष्क प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान, प्रसवोत्तर और अवधि के दौरान किसी भी चोट या आघात से क्षतिग्रस्त होता है। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी हो रही है तो उस दौरान अगर बच्चे को कोई चोट लगती है या उससे पहले किसी कारणवश बच्चे को चोट लगती है, तो उससे भी आपके बच्चे में मानसिक विकलांगता आती है। आघात और शारीरिक कारणों में जो दूसरे कारण है, ऑक्सीजन की कमी, जैसे हाइपोक्सिया, जब बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होने के तुरंत बाद जैसे ही फीटस को काटा गया और काटते के साथ जैसे ही उस बच्चे ने अगर रोना शुरू नहीं किया, तो इट मीन जितनी देर से उसकी ऑक्सीजन ब्रेन को पहुंच रही है उतना ही उसको कहीं ना कहीं किसी किसी कैटेगरी में, जिस जिस एरिया में कम पहुंचेगी उसी एरिया से रिलेटेड उसको विकलांगता आएगी। गांठदार गर्भनाल, कई बार जो नाल होती है उसमें आटा लग जाता है, गिठान पड़ जाती है। छोटा या लंबा प्रसव, प्रसव पीड़ा कम हुई है या बहुत लंबी चली है, तब भी बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है। जन्म के दौरान, ठीक है, प्रसव से पहले ज्यादा ब्लीडिंग होना, संकीर्ण जन्म मार्ग, जो आपका जो बच्चा पैदा होता है तो वेजाइना का जितना मुंह खुलता है उस हिसाब से अगर प्रॉपर नहीं है तो भी दिक्कत आती है। जन्म के समय रोने में देरी, ठीक है, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ये सब होता है, तो इसको, इस पॉइंट को इसी से जोड़ लें आप। मस्तिष्क क्षति का कारण कभी कभी प्रसवोत्तर सिर की चोट या लंबे समय तक बेहोशी या कोमा में रहने से भी मस्तिष्क की क्षति हो जाती है। इस प्रकार का आघात विकासात्मक अवधि के दौरान भी हो सकता है। जैसे एक बच्चा मेरे पास आता था, खेलते खेलते 3 या 4 साल तक वो अच्छा जितना बच्चा बोलता है बोलता था, लेकिन अचानक वो एक दिन खेलते खेलते गिर गया, गिरते ही उसको मस्तिष्क में चोट आई। मस्तिष्क में चोट आई तो उसके बाद से उसने, मदर ने ऑब्जर्व किया कि वो तो बच्चा बोल ही नहीं रहा है कुछ भी। जब उसने उसको एग्जामिन करवाया, असेसमेंट करवाया, तो पता चला इसके सर में चोट के कारण इसका जो स्पीच वाला एरिया है वो प्रभावित हो गया। तो ऐसा भी कई बार होता है। इसके अलावा स्थूल मस्तिष्क रोग, प्रसव के बाद में जो कुछ प्रॉब्लम होती है, यहाँ मस्तिष्क ट्यूमर या कोई नई वृद्धि जैसे स्थूल मस्तिष्क रोगों के कारण होने वाली मानसिक मंदता। आपने सुना होगा कि कई बार एक डॉक्टर कहते हैं बच्चे का सर बहुत बड़ा है ना, और कई बच्चों का आपने देखा होगा ये जो फोरहेड वाला हिस्सा होता है बहुत उभरा हुआ होता है। इट मीन्स सर आपका नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा है, तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी कुछ ना कुछ। अज्ञात प्रसव पूर्व प्रभाव, अज्ञात प्रभाव में जब मस्तिष्क का विकास रुक, आपने कोई ऐसी दवा खा ली या आप मदर खुद डिप्रेशन में है, तो कई बार मस्तिष्क का विकास रुक जाता है या अधूरा रह जाता है, तो बच्चा छोटे सिर का होता है, कम तंत्रिका सामग्री के साथ पैदा होता है, जिसे माइक्रोसेफेली कहते हैं। ये एक ऐसे कारण है कि अब सपोज करो मदर डिप्रेशन में चलेगी। हमारे भारतीय समाज में तो ये परंपराएं है कि अगर फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो एक दूसरे की पैर खींचने में ही लगी रहती हैं औरतें, है ना। एक कहावत है ना कि औरत ही औरत का घर बिगाड़ती है। जेंट्स तो कमाने चले जाते हैं, जेंट्स को मतलब नहीं होता। जेंट्स तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो नींद में निकालते हैं। जनरली महिलाएं महिलाएं होती हैं, वो घर में उसको महाभारत का अखाड़ा बना के रखती हैं। तो ऐसे में वो अगर महिला डिप्रेशन में चली गई है, चिंता में चली गई है या किसी और कारण से, तो बच्चे में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। जैसे एक महिला मेरे पास आई थी, बच्चे की शिकायत लेके आई थी कि मेरा बच्चा डरता बहुत है। मैंने बच्चे को थोड़ा पहले मम्मी से पूछा, भैया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तेरे को किससे डर था तुम्हारे घर में, तुम ये बताओ। बोले मैं अपनी सास से डरती थी। ठीक है, अब जब वो डर उसने उस दौरान ही बच्चे को दे दिया, पोषण के दौरान ही दे दिया, जब बच्चा पोषित हो रहा था, बड़ा हो रहा था, वृद्धि कर रहा था पेट में, तभी उसको डर दे दिया। उसका डर कौन निकालेगा बताए। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, या तो आपके घर में एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो एनवायरनमेंट अच्छा करें,
और फिर वेट करें और तब बच्चा पैदा करें। बच्चों के साथ मजाक ना करें प्लीज। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बच्चे पैदा करें, नो डाउट, लेकिन अपने शौक के लिए ना करें। आप किसी को जीवन देने जा रहे हैं तो जीवन दें, नरक ना दें उसे, ठीक है। एमआर तब भी हो सकता है बच्चा जब मस्तिष्क शरीर की हड्डी के तरल पदार्थ में कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में रुकावट है या उसमें कमी है, ठीक है, तब भी ऐसा हो जाता है। खोपड़ी के भीतर, सर के भीतर अपनी मस्तिष्क स्वरूप अक्सर कार्निवल वॉल्ट का प्रगतिशील विस्तार होता है जिसे हाइड्रोसेफली, कई कई बार है ना आपके सर का बहुत बड़ा विकास हो जाता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें वो बच्चा उसके फेस से भी 4 गुना बड़ा था उसका सर, और लास्ट में उसकी डेथ ही हो गई उस बड़े सर के कारण, क्योंकि उसका वजन ही नहीं झेल रहा, उसके कारण उसको नेक होल्डिंग नहीं हो रहा। नेक होल्डिंग नहीं हो रहा तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी रीढ़ की हड्डी को वजन नहीं झेल रहा, तो आगे जाके फिर वो पूरा सी प्रोफाउंड में ही चला जाएगा, प्रोफाउंड डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ जाएगा वो बच्चा। तो फिर वो मर ही गया थोड़े टाइम बाद, क्योंकि इस तरह की चीजों का कोई उपचार नहीं होता है। गुणसूत्र, डीएनए रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, गुणसूत्र असामान्यता, इनमें बहुत बहुत सारी जितने आपके जो पेयर होते हैं, जैसे गुणसूत्र आनुवंशिकता के वाहक, गुणसूत्र पिता और माता के समान रूप से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र, प्रत्येक शुक्राणु में 23 अलग गुणसूत्रों का एक पूरा सेट होता है। ये इंसान में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या जोड़ों में होती है, जिनको टोटल हम 46 कहते हैं, 23 जोड़े होते हैं, है ना। अब जो दो दो के जो जोड़े बने हैं उनमें एक चीज होती है कि जैसे दो दो के आपने पेयर बनाए, तो उस कहीं किसी पेयर में वो 2 की जगह 3 हो जाएंगे, ट्राई हो जाएगा, या किसी पेयर में वो 2 की जगह सिंगल रह जाएगा, यानी कि म्यूटेशन हो जाएगा, है ना। तो जो 23 है उस 23 के आधार पर अलग 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 डिसेबिलिटी निर्धारित होती है। तो आप देखिए कितना बड़ा एरिया हो गया ये। आपने ये 23 जोड़े लिए हैं, इन जोड़ों में 23 वर्गीकरणों में, 23 जोड़ों में हर जोड़े का एक अलग डिसेबिलिटी है, हर जोड़े की अलग विकृति है, और उस विकृति के आधार पर उसका नामकरण है डिसेबिलिटी का, ठीक है। तो ऐसे करके 23 डिसेबिलिटीज तो यही हो गई। और अगर इसको और मैं डिटेल में जाऊं तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, म्यूटेशन का अलग नाम आएगा और प्लस का अलग नाम आएगा, जो बढ़ेगा ट्राई होगा उसका अलग नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। हम इसके अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपको जानना है तो अलग से आप इसको, इस चीज को पढ़िएगा और इस चीज से जानकारी लीजिएगा कि किस तरह से, जैसे एक डिसेबिलिटी जो बहुत कॉमन है, डाउन सिंड्रोम, देखा होगा आपने, बच्चे फ्लफी होते हैं, मोटे गद्दीदार होते हैं, आंखें मंगोलियन चाइल्ड जैसी होती है, मंगोलियन होते हैं, आंखें ऐसे तिरछी होती है, ठीक है, और मुंह बिल्कुल एकदम भरा हुआ होता है ना, जीभ मोटी होती है, हाथ पांव छोटे होते हैं औसत से। तो ये मंगोलियन चाइल्ड की एक विशेषता है, तो उसका पर्टिकुलर जो गुणसूत्र है वो डिस्टर्बेंस होगा, उसमें डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। इनको हमने नंबर दिए ना, 1 2 3 4 23 तक, तो वहां कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर इसका एरिया है उसमें उस गुणसूत्र में कहीं कहीं दिक्कत है। तो ऐसे हम इसको चेक करते हैं कि इसके पास ये है। अभी तो जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कई डॉक्टर्स आजकल तो मार्कर टेस्ट और पता नहीं कौन कौन से टेस्ट आजकल करवाने लग गए हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि माताएं जो हैं या तो हाइपर हैं, कई माताएं मोबाइल उनके हाथ में है, हाइपर है, या फिर उनको कुछ और डिप्रेशन है, चिंता है, स्ट्रेस है, इस कारण से आजकल वो करवा ही लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये आपका डिटेल है कि अगर एक्स एक्स वो है, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स तो महिला में होंगे और एक्स वाई पुरुष में होंगे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल विकार है। ट्राइसोमी, ये मैंने आपको बताया था, ट्राइसोमी होते हैं तो ये 21 जोड़े ही रह जाएंगे आपके 23 की जगह, है ना। अनुवादन, मोजाइसिन, इनको आप अलग अलग चीजों को देखिएगा, क्योंकि मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, अगर डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। लिंग गुणसूत्रों में असामान्यताएं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम,
ठीक है। इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी मैं इस वाले चैप्टर में नहीं लूंगी, इस वाले वीडियो में नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। फिर गर्भकालीन विकार, इसमें सामान्य 9 महीनों में से कोई भी विचलन शामिल है। जन्म के समय कम वजन होना, जन्म से पहले जन्म होना, जन्म के बाद लेट जन्म होना, ये सब असामान्य स्थिति को दर्शाता है। जब अगर बच्चा जल्दी पैदा हो जाएगा तो उसको फिर आप आईसीयू में रखेंगे, ठीक है। देर से पैदा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ विकार आ जाएगा। मनोरोग विकार गंभीर प्रकृति की मानसिक समस्याओं का अनुभव माँ के बढ़ते भ्रूण के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ रहा है वैसे वैसे माँ को भी आजकल कई बार टेंशन होने लग जाती है, ठीक है। कुछ आजकल ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन कर लेती है, बच्चा कैसा होगा, क्या है क्या नहीं है। कुछ बहुत सॉफ्ट हार्टेड जो महिलाएं होती हैं उनको बेसिकली इस तरह का दिक्कत झेलनी पड़ती है। पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण में बाहरी और आंतरिक दोनों आ गए। उस जो लड़की है, जो महिला है, जो बच्चा पैदा करने जा रही है, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, स्ट्रेस है, फियर है, कुछ और प्रॉब्लम है, एंड आउटर एनवायरनमेंट कैसा है, घर में सब लोग सपोर्टिव हैं कि नहीं है, नींद में एक लड़ाई झगड़े इस तरह का माहौल हो रहा है, कोई रिश्ता पर्टिकुलर टीज कर रहा है, ठीक है। जनरली अगर अपन लोअर मिडिल क्लास में देखें तो पति शराबी होते हैं। अब वो शराब पी के आ रहा है, वो अपनी पत्नी को क्या अच्छा माहौल दे देगा, बच्चे को क्या अच्छा माहौल दे देगा, कुछ नहीं। तो वो पत्नी तो शक्ल देख के टेंशन में आ जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी। तो फिर वहां वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी विकृति को लेके होता है, ठीक है। जिन्होंने जीवन शुरू करने के बाद व्यक्ति पर प्रभाव डाला है, ठीक है, वो बाहरी कार्य। अब बाहरी कारकों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बचपन से लेके जब तक वो आज आज की स्थिति में जो महिला माँ बन रही है, अब तक उसको किस किस कारकों ने उस पर प्रभाव डाला है, वो सब कारक भी इस पे प्रभाव डालते हैं। ससुराल का और जिस घर में वो रह रही है उसका तो पर्यावरण डालता ही है प्रभाव। दुर्घटनाएं, घटनाएं जो कुछ कारणों से स्वस्थ वातावरण में उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त है, बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित करती है। कुछ दुर्घटनाएं, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ ऐसे स्ट्रेस, तो वो सब उस बच्चे पे प्रभाव डालते हैं, है ना। नेक्स्ट है सहायता की आवश्यकता के, जो हमने स्टार्टिंग में जब हमने वो वर्गीकरण किया था तो चार उसमें अपन ने कारक लिए थे, है ना। चार वर्गीकरण देखे थे, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और चिकित्सीय, और ये है चौथा सहायता की आवश्यकता कहते हैं, मतलब बच्चों को कौन कौन सी सहायता चाहिए, ठीक है। तो हम पहले ही इसमें रहते हैं रुक रुक कर इन द सेंस कभी कभी जैसे थोड़ा थोड़ा गैप देके हम बच्चे को कुछ कुछ करवा रहे हैं। समर्थन की हमेशा आवश्यकता नहीं होती इन बच्चों को, आवश्यकता अनुसार प्रदान किया जाता है प्रशिक्षण। उदाहरण के लिए विद्यालय से आगे बढ़ाना, जैसे अब मान लो विद्यालय हो गया, 5वीं तक का स्कूल हो गया, अब क्या करें, तो फिर उसको हम प्राइवेट तरीके से पढ़ाते हैं, या स्कूल आप उसे जाने दो, उसके बाद उसको हम धीरे धीरे सिंगल इंडिविजुअल स्टडी करवाते हैं। सीमित सीमित समर्थन कैसा होगा, निरंतर समर्थन की आवश्यकता रहती है इनको, लेकिन दैनिक आधार पर ये जरूरी नहीं है कि आप दैनिक आधार पर भी इनको समर्थन करें, दैनिक काम ये अपने आप कर लेंगे, ठीक है। व्यापक समर्थन किनको जरूरत पड़ती है, कम से कम कुछ परिवेशों में नियमित दैनिक सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे कि घरेलू सहायता। बच्चे को आप काम सिखा रहे हैं तो आपको डेली सिखाना पड़ेगा, वरना वो भूल जाएगा, दिमाग से आउट हो जाएगा उसके। तो वो डेली आपके रूटीन में रहना चाहिए कि आज मैंने इसको, सपोज करें कि मैंने इसको परसेप्शन सिखाने के लिए बकेट में बॉल डालना सिखाया, बॉल फेंकना सिखाया, परसेप्शन सिखा रही हूँ मैं इस बच्चे को, तो उसका बॉल डालने का जो अभ्यास है वो डेली चलना चाहिए। आप उसको 4-5 दिन का गैप नहीं दे सकती हैं, अगर देंगी तो फिर वो बच्चा वो परसेप्शन जहाँ पे पहुंचा है वो वापस उसका पीछे आ जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा बिहेव में भी होता है, मेरे पास दो तीन बच्चे आते थे पहले, कि अगर मान लीजिए 15 दिन का गैप हो गया उनका किसी कारणवश, बीमारी के कारण, माँ तब मम्मी नहीं आ सकती है या जो भी व्यवस्था रही, तो 15 दिन में वो बच्चा, मान लो मैं उसको 3 महीने 4 महीने से ले रही हूँ, लेकिन 15 दिन गैप कर दिया तो वो वापस उस दूसरे महीने पे पहुंच जाता था, इतना बैक आ जाता था वो बच्चा। तो इनको बैक नहीं आने देना है, ठीक है। फिर दैनिक व्यापक समर्थन, इनको डेली डेली समर्थन चाहिए, डेली हर छोटी छोटी बात का समझ है, शायद इनको जीवन भर का भी चाहिए। और
प्रकृति को कायम रखने की इनका जो वातावरण बनाया आपने, वो इनके लिए ज़रूरी रहता है। जैसे एक बच्ची मेरे पास आती थी, एएसडी बच्ची थी, ऑटिस्टिक थी। उसको जैसे ही कोई उसके पापा के जानकार, मम्मी के रिश्तेदार घर पे आएंगे और उसका रोना शुरू, और मम्मी की साड़ी पकड़ के पीछे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब पापा और मम्मी किसी के यहाँ मिलने जा रहे हैं, तो वो उस बंदे जहाँ जिसके घर जा रहे हैं उसके घर के गेट के बाहर खड़ी हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी और वहीं रोना शुरू कर देगी। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका ये फियर हमने निकाला, धीरे धीरे काम किया उस पर। तो इस तरह की भी चीजें होती है। तो कुल मिला के ये है कि इन बच्चों के साथ काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो 2-3 जगह पर आप एक्सपर्ट से मिलिए। अब फिर आप अपना डिसाइड कीजिए कि कहाँ मेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, और जहाँ तक हो सके जानकारी जुटाइए। क्योंकि मैं जो जिस इस फील्ड में काम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे यही लगता है कि माता पिता को नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज मतलब नॉलेज बेसिक है, लेकिन उनको डीप नॉलेज नहीं होती कि इस बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें देखनी चाहिए हर पेरेंट्स को। इसके बाद आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मैंने इतना बहुत बड़ा लंबा वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए, क्योंकि इसका एक पार्ट और अभी बाकी है। शायद 2 पार्ट बने, क्योंकि लंबा टॉपिक है ये। तो अभी ये दूसरा भाग मैंने बनाया है। अभी जल्दी 1-2 दिन में मैं तीसरा पार्ट भी बना के आपके लिए इस पे डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।